welcome back. We are continuing with this Unit 4, Planning and Types of Plan. And we are proceeding today, the planning process, types of plans, and योजनाओं का प्राथमिकता क्रम, hierarchy of plans. In this topic, we are going to discuss, I have slated out the certain points. During this planning process, we will be focusing on the 7 pointers. उद्देश्य निर्धारित करना, setting objectives, सीमाएं विकसित करना, developing premises, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, एक विकल्प का चयन करना, योजना को लागू करना, समीक्षा करना. We will discuss the entire thing in this. Then we will proceed to types of plans, योजनाओं के प्रकार, and finally योजनाओं का प्राथमिकता क्रम, hierarchy of plans. And during that we will be discussing objectives, strategy, policies, procedure, methods, rules. Then we have programs and budgets. So let's come to the detail of the planning process, please. I am going to discuss with the first point, and that is setting objectives, उद्देश्यों का निर्धारण करना. अब ये जो नियोजन प्रक्रिया है, इसमें पहले से ही हमें तय करना होता है कि हमारी क्या योजना रहेगी और किस तरह से हम चीजों को अचीव करेंगे. जब हम नियोजन को प्रबंध क्रिया के संबंध में देखते हैं तो प्रबंध का एक अंग होने के कारण इसे क्रिया कह देते हैं, और दूसरी ओर जब इसका व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तो यह एक क्रिया कहलाती है, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए एक के बाद एक अनेक सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं. जहां तक नियोजन प्रक्रिया में शामिल सीढ़ियां या जिन स्टेप्स का यहां पर जिक्र किया गया पहले, वो संस्था के आकार पर निर्भर करते हैं, और अलग अलग संस्थाओं में जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हमेशा डिफरेंट रहती है. नियोजन की आवश्यकता किसी समस्या को सुलझाने या किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए होती है. इसी संबंध में एक एंटरप्राइज, एक उपक्रम जो है, उसकी ताकत व कमजोरी का विश्लेषण करता है, और इस विश्लेषण में जो एंटरप्राइज है, उपक्रम है, उसके आंतरिक और बाहरी वातावरण का ध्यान रखा जाता है. उदाहरण के लिए यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कारखाने स्थापित करना को प्राथमिकता दे रही है, तो एक बुद्धिमान मैनेजर जो है वो निश्चित रूप से इस का अवसर उठाना चाहेगा, और यहीं से नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है. व्यावसायिक संस्थाओं में नियोजन प्रक्रिया के जिन कदमों की इस वीडियो को शुरू करती बार मैंने चर्चा की थी, आइए उन एक एक बिंदुओं को अब उदाहरण सहित डिस्कस करें. पहला था उद्देश्य निर्धारित करना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समान क्रियाएं की जाती हैं, और नियोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित किया जाता है ताकि सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी रहे कि इन्हें प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान देना है. उद्देश्यों का एक हायरार्की ऑर्डर तैयार कर लिया जाता है, जैसे संस्थागत उद्देश्य हैं, विभागीय उद्देश्य हैं और व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, तो इन्हें निर्धारित और परिभाषित किया जाता है. उदाहरण लेते हैं, एक कंपनी का टारगेट रहता है जो अपनी बिक्री है उसको 2000 रुपए तक वो ले जाना चाहती है. ये कंपनी का संस्थागत उद्देश्य है, और यहाँ पर कंपनी के मान लो 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट नंबर 1 जो है उसकी बिक्री का लक्ष्य है 1000 करोड़, दूसरे प्रोडक्ट का 500 करोड़, तीसरे का 300 करोड़, एंड चौथे का जो है वो 200 करोड़ प्रोडक्ट्स बेचने का लक्ष्य है. तो अब जब कंपनी ये तय कर लेती है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले से ही पता लग जाता है कि हमें इन 4 प्रोडक्ट्स को इस
क्वांटिटी में तैयार करना होगा और हमारी जो प्रोडक्शन है वो समय पर होनी चाहिए। और यहाँ से प्रत्येक विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो अपने अपने काम में जुट जाते हैं और उन्हें पता रहता है कि हमारी कंपनी जो है हमसे वो क्या उम्मीद करती है। दूसरी बात जो यहाँ डिस्कस होगी वो है सीमाएं विकसित करना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। नियोजन आधार अथवा सीमाएं वे तत्व मान्यताएं होती हैं जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। किसी विकल्प के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले इन मान्यताओं के जो पूर्वानुमान है, फोरकास्टिंग है, वो लगाए जाते हैं। जितने अधिक पूर्वानुमान सही होंगे नियोजन उतना ही अधिक सफल होगा। और नियोजन के आधार दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक आधार। आंतरिक आधार में बात होती है इंटरनल प्रेमाइसेस कहते हैं इन्हें। यहाँ पर पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन, माल, इनकी बात की जाती है। और दूसरा जो यहाँ पर चर्चा की जाती है वो होते हैं बाहरी आधार। ये एक्सटर्नल प्रेमाइसेस हैं, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, व्यावसायिक प्रतियोगिता, ग्राहकों की रुचि, ब्याज दर, कर दर, ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है और कंपनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना स्थापित करना एक विकल्प है। यहाँ पूंजी, कच्चे माल व श्रम की उपलब्धता इसके आंतरिक आधार हो सकते हैं और सरकार की जो औद्योगिक नीति है वो उसका बाहरी आधार है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेमाइसेस। प्रबंधक को इन सभी आधारों का पूर्वानुमान लगाना होगा और अन्य शब्दों में अगर कहें तो ये देखना होगा कि आवश्यक पूंजी, कच्चा माल, श्रम उपलब्ध हो सकेगा या नहीं। इसी प्रकार देखना होगा कि सरकार की जो औद्योगिक नीति है वो इस तरह की औद्योगिक इकाई की स्थापना का विरोध तो नहीं करेगी। और तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। प्राय कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसमें वैकल्पिक मार्ग ना हो। संस्था के उद्देश्यों के आधार पर एक ही कार्य को करने के लिए अनेक तरीकों की खोज की जा सकती है। किसी संस्था का उद्देश्य अपना व्यवसाय बढ़ाने का है मान लेते हैं, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो अनेक तरीकों से इस काम को कर सकती है। पहले से चल रहे व्यवसाय का वो एक्सपेंशन करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर मान लो वो कंपनी जो है वो टीवी सेट बना रही है, वो एक ही साइज के टीवी सेट बना रही है। अब उसका ये लक्ष्य हो जाता है कि अलग अलग साइजेस के टीवी तैयार किए जाएं। ये भी कंपनी को विस्तार करने का एक तरीका है। दूसरा है दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन करना। जैसे वो पहले टीवी ही बना रहे थे, अब वो डिसीजन लेते हैं कि वो रेफ्रिजरेटर भी बनाएंगे, तो इस तरह से वो फ्रिज बनाना शुरू कर देंगे टीवी बनाने के साथ साथ। तीसरा, दूसरी संस्थाओं के साथ वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और चौथा, किसी दूसरी संस्था को ही खरीद लेंगे। तो ये तरीके हो सकते हैं, यानी ये वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान हुई। और चौथी बात हम करेंगे वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। ये कैसे रहेगा? वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंड के आधार पर खरे उतरते हैं उन्हें गहन अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। और यहाँ पर यह देखा जाएगा कि प्रत्येक विकल्प जो है वो संस्था के उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा करता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने पर प्राय एक प्रॉब्लम सामने आएगी, वो ये कि सभी विकल्पों के अपने अपने गुण होंगे और अपने अपने दोष होंगे। यानी एक विकल्प किसी एक मापदंड पर खरा उतरता है, दूसरा किसी दूसरे मापदंड पर। एक विकल्प बहुत लाभदायक हो सकता है और उसमें बहुत अधिक पूंजी की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और इसको लाभ अर्जित करने का समय भी बड़ा लंबा है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड जिसे आप कहते हैं। और एक अन्य विकल्प में जो पूंजी का विनियोग है, जो आप धन लगा रहे हैं, वो भी कम चाहिए, लाभ अर्जित करने की अवधि भी कम है, जो गेस्टेशन पीरियड है वो शॉर्ट है, तो वो ज्यादा लाभदायक नहीं है। वहां समस्या ये। तो ऐसी स्थिति में जो नियोजक
नियोजन करता है उसको विभिन्न विकल्पों के मिश्रण के रूप में एक नया विकल्प खोजना पड़ता है। वो दो चीजों को कोलैबोरेट करके एक नया विकल्प खोजेगा। अब पांचवें बिंदु पर बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। एक विकल्प का चयन करना, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। कई बार मूल्यांकन के आधार पर एक से अधिक विकल्प जो हैं वो एक जैसे गुणों वाले प्राप्त हो जाते हैं, और जो फ्यूचर की अनिश्चितता है उसको देखते हुए एक से अधिक अच्छे विकल्पों का चयन करना जो है वो न्याय संगत भी है। एक विकल्प को लागू करके दूसरे को रिजर्व में रख लेंगे, और इस प्रकार से अगर पूर्वानुमान आपका गलत हो जाए और पहला विकल्प असफल हो जाए तो आप जो रिजर्व में दूसरा रखा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप असफलता से बच सकते हैं। अब बढ़ते हैं, एक विकल्प को चयन करने के बाद योजना को लागू करना, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। मुख्य योजना, सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है, और योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का जो क्रम है वो निर्धारित करना पड़ता है, अर्थात यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा और किस समय करेगा। इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना जो है वो काफी आसान हो जाता है। अब फाइनली हम फॉलो अप एक्शन समीक्षा करेंगे। योजनाएं लागू कर देने से ही नियोजन क्रिया जो है वो समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं, और भविष्य आपको मालूम है कि वो हमेशा अनिश्चित रहता है। अनिश्चित भविष्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति की आपको लगातार समीक्षा करनी पड़ती है, और ये बहुत जरूरी है। जैसे ही उन मान्यताओं को जिन पर हमें योजनाएं आधारित कर रखी हैं परिवर्तन होता है, और आपको लगता है कि योजनाओं में भी आवश्यक फेरबदल करना जरूरी है, तो इस प्रकार करेंगे, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन ये एक निरंतर जो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और इन चीजों पे लगातार नजर रखनी पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस थी वो हमने 7 बिंदुओं में डिस्कस की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, योजनाओं के प्रकार की। प्लानिंग जो है प्रक्रिया है, और जो प्लान है वो उसका परिणाम होता है। तो योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक वायदा है। इस दृष्टिकोण से योजनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। योजनाओं के प्रकार को समझने में हम बात करेंगे एक संस्था की, और हर एक संस्था का एक केंद्रीय लक्ष्य होता है, गोल होता है, जिसे मिशन भी कहा जाता है। एक व्यावसायिक संस्था को अर्थपूर्ण तभी माना जाता है जब उसका कोई लक्ष्य हो। अब लक्ष्य वह स्थायी योजना होती है जिससे संस्था की स्थापना का औचित्य स्पष्ट होता है। गोल इज द स्टैंडिंग प्लान विच जस्टिफाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था के व्यवसाय की विशेषता स्पष्ट करता है, और यह बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से कैसे भिन्न है। उदाहरण के लिए एक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य या मिशन जो है वो केवल लड़कियों को शिक्षित करना हो सकता है। इसी प्रकार एक हॉस्पिटल का लक्ष्य जो है वो केवल हार्ट पेशेंट्स को ही डील करना रहेगा। ये एक मिशन है उनका। तो लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में अनेक योजनाएं तैयार की जाती हैं। पहले संस्था के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रतियोगिता का डटकर मुकाबला करते हुए उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी ये वॉरफील्ड से लिया गया शब्द है, और सर्वप्रथम इसको युद्ध के दौरान जो योजनाबंदी थी उसके लिए यूज किया गया था। अब ये व्यवसाय के क्षेत्र में भी इस शब्द का इस्तेमाल बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा, अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं किसी कंपनी में, वो लिए जाने वाले निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए नीतियां, पॉलिसीज बनाते हैं, और
नीतियां जो हैं वो उनको निर्धारण कर लेने के बाद क्रियाओं का एक क्रम निश्चित किया जाता है जिसे कार्यविधि कहते हैं। और इसी प्रकार पद्धतियां, नियम, कार्यक्रम, बजट तैयार किए जाते हैं। और ये सारे तत्व जो हैं ये सभी उस योजनाओं का प्राथमिकता क्रम जिसकी मैं आगे चलकर बात कर रहा हूं, ये उसमें भी डिस्कस किए जाने हैं। इसलिए इन्हें योजनाओं का प्राथमिकता क्रम भी कहा गया है, जो कि मैंने पहले ही आपसे जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया था कि योजनाओं के प्राथमिकता क्रम की बात होगी, जहां ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स की बात हुई थी, उन सब की चर्चा की बात करते हैं। तो आइए अब एक एक करके योजनाओं के प्राथमिकता क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। हायरार्की ऑफ प्लान्स की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको एक ट्रायंगुलर शेप में एक डायग्राम के जरिए शुरू में बता दी थी। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य, वे अंतिम बिंदु जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाती हैं। और उद्देश्यों के कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं। संदेश वाहन प्रणाली में सुधार के लिए लगातार सभाएं करना व समाचार पत्र प्रकाशित करना, साबुनों की बिक्री को 20,000 रुपए करोड़ के पार ले जाना, प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता के कारण माल की वापसी, रिटर्न ऑफ गुड्स को 3% तक लेकर आना। उद्देश्यों में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, परिणाम से संबंधित होने चाहिए, ना कि उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से, मापने योग्य होने चाहिए। तीसरी बात इसके बारे में। चौथी बात, इन्हें प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और पांचवा, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। ये तो बात हुई उद्देश्यों की, पहले वो निर्धारित कर लिए और फिर उनकी विशेषताओं की बात कर ली। अब बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की, मोर्चाबंदी की। मोर्चाबंदी का अभिप्राय उस योजना से है, स्ट्रेटेजी का, जो वातावरणीय अवसरों व खतरों तथा संगठनात्मक सुदृढ़ता व कमियों को देखते हुए संगठन व वातावरण में अनुकूलतम संबंध स्थापित करती है। स्ट्रेटेजी रेफर्स टू अ प्लान which takes into account the environmental opportunities and threats. Opportunities होती हैं, threats होते हैं, and the organizational strengths and weaknesses. ये व्यवसाय में opportunities and threats, strengths and weaknesses, इन चीजों का बहुत महत्व रहता है। इनको भांप लेना समय पर। तो स्ट्रेटेजी जो है, इट रेफर्स टू ए प्लान विच टेक्स इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल मैच बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरमेंट। तो ये आपकी योजनाबंदी, जो मोर्चाबंदी हुई, स्ट्रेटेजी हुई। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतियोगी अपनी संस्था में अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करता है, एक स्ट्रेटेजी है। विज्ञापन के नए तरीकों को अपनाने पर विचार करता है, या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई उपहार योजना लाता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें भी अपनी मोर्चाबंदी करनी होगी। व्यवसाय में क्या क्या चल रहा है, वो सारी चीजों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपके ये कौन कौन से खतरे हैं। अगर ये चीज आप नहीं भांप पाते तो आपकी संस्था जो है वो ग्रो नहीं करेगी, वो डेफिनेटली डाउन जाएगी। तो मोर्चाबंदी जो है वो दो प्रकार की होती है, बाहरी मोर्चाबंदी, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज, एंड देन वी हैव आंतरिक मोर्चाबंदी, इंटरनल स्ट्रेटेजी। जब प्रतियोगियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ध्यान में रखकर जब आप अपनी योजनाएं बनाते हैं, तो ये हुई बाहरी मोर्चाबंदी, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। और दूसरा, यदि हम किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, उसे आंतरिक मोर्चाबंदी, इंटरनल स्ट्रेटेजी कहा जाता है। जैसे कार्यालय में कंप्यूटर लगाना,
जिससे अनेक व्यक्तियों की छंटनी हो जाएगी और इस व्यवस्था को लागू करने से कर्मचारियों का विरोध होगा और उस विरोध का सामना करने के लिए आपने पहले से ही तैयारी करनी होगी ताकि नई व्यवस्था भी लागू हो जाए और कर्मचारी भी ज्यादा नाराज ना हो। तीसरा, बात करेंगे पॉलिसीज की, नीतियों की। नीतियां वे सामान्य विवरण हैं जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाए जाते हैं। Policies refers to those general guidelines which are decided for the guidance of the employees while taking decision. अब यहां पर आपने उद्देश्य एक ऐसी सीमा निर्धारित करना है जिसके अंदर रहते हुए कोई भी कार्य किया जा सकता है, अर्थात कोई निर्णय लिया जा सकता है। उद्देश्य ये निश्चित करते हैं हमें क्या प्राप्त करना है तथा नीतियां यह बताती हैं कि कैसे प्राप्त किया जाएगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं, उद्देश्य हमें क्या प्राप्त करना है इस काम में मदद करते हैं और नीतियां कैसे प्राप्त करना है उस काम में मदद करती हैं। तो प्रायः कुछ नीतियों के संबंध में हम सुनते रहते हैं कि सेवी वर्गीय नीति। इस नीति में यह निश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारियों की तरक्की का आधार उनकी आयु होगा। एक बार यह निश्चित कर लेने के बाद किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर को कर्मचारियों की तरक्की के बारे में जो उच्च प्रबंधक हैं उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। विक्रय नीति, आपकी सेल्स पॉलिसी क्या है? इस नीति में यह निश्चित कर दिया जाता है कि माल केवल नकद बेचा जाएगा और किसी भी सूरत में माल उधार नहीं बेचा जाएगा। तीसरा है मूल्य निर्धारण नीति, प्राइस फिक्सिंग। इससे यह निश्चित कर दिया जाता है कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा, यानी लागत में कितना लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य तय होगा और कितनी आप व्यापारिक छूट दे रहे हैं और नकद छूट कितनी दे रहे हैं, यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना रहेगा और साथ में जो कैश डिस्काउंट है वो कितना रहेगा। अपना प्रॉफिट कंपनी तब भी जोड़ लेती है पहले कि वो सब चीजें काटने के बाद, घटाने के बाद फिर भी कंपनी लाभ की स्थिति में रहे। वास्तव में नीति जो है वो निरंतर चलने वाली एक ऐसा निर्णय है जो बार बार पैदा होने वाली एक समान समस्याओं अथवा परिस्थितियों में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करती है। अब बात करेंगे कार्यविधियों की, प्रोसीजर्स की। कार्यविधियां वे योजनाएं हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं। प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स which determine the sequence of any work performance. उदाहरण लेते हैं कि जो देनदारों से रुपया वसूल करने का जो क्रम है वो किस प्रकार निश्चित किया जा सकता है। देनदारों, यहां बात हो रही है डेटर्स की कि उनका जो रुपया लेना है उनसे उसको वसूल हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हम एक क्रम तैयार करेंगे और उस क्रम से उस पैसे को वापस लेंगे। उनको पत्र लिखेंगे, उनको टेलीफोन करेंगे, उनको व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलेंगे, वैधानिक कार्यवाही करेंगे और इन सभी देनदारों से रुपया एकत्रित करने की ये एक कार्यविधि है। इस प्रकार सभी देनदारों से रुपया इकट्ठा करने की ये जो कार्यविधि हमने चर्चा की, नीतियों और कार्यविधियों में अंतर होता है। देनदारों से रुपया वसूल करने के संबंध में संस्था की दो नीतियां हो सकती हैं। एक है सख्त वसूली नीति, टाइट कलेक्शन पॉलिसी, एक नरम वसूली नीति, दैट इज लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी। अगर पहली नीति की बात करें तो देनदारों के साथ सख्त व्यवहार करते हुए शीघ्र रुपया वसूल करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि दूसरी नीति के तहत देनदारों को भुगतान करने का पूरा समय देंगे और नरम व्यवहार करेंगे उनसे। और इन दोनों प्रकार की नीतियों में रुपया वसूल करने की जो कार्यविधि है वो वैसे ही रहेगी जैसे ऊपर बता दी गई, यानी रुपया वसूल करने के लिए जो उठाए गए कदम हैं वो समान ही रहेंगे। अब बात करते हैं पांचवें जो हमारी योजनाओं का प्राथमिकता क्रम था, उसमें मेथड्स की बात हो रही थी, पद्धतियों की बात हो रही थी। अब पद्धति, मेथड क्या होता है?
इसका अभिप्राय उस योजना से है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। अब यहाँ पर ये कार्य को पूरा करने की अनेक पद्धतियां हो सकती हैं। गहन अध्ययन के बाद ऐसी पद्धति का आप सिलेक्शन करते हो जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट कम हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, लागतें जो है कॉस्ट जो है वो कम आए। इस प्रकार चुनी गई पद्धति को ही दैनिक उपयोग में लाना जरूरी रहता है और इसे ही स्टैंडर्ड मेथड कहते हैं। इस पद्धति में लगातार सुधार के प्रयत्न किए जाते हैं ताकि अनावश्यक और अनुत्पादक प्रयासों अनप्रोडक्टिव एफर्ट्स को पद्धति में से निकाल दिया जाए। देन कम्स सिक्स्थ वन इज नियम, रूल्स। रूल्स की जब हम बात करते हैं तो नियम हमें बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या है रूल? जैसे कारखाने में धूम्रपान का वर्जित होना, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, एक नियम है जो सभी पर लागू होता है और इसका पालन अवश्यमेव होना चाहिए। नियम का पालन ना करने पर दंड की व्यवस्था भी की जा सकती है। अब नियम और नीति में अंतर होता है। नीति जो है वो केवल मार्गदर्शन करती है और अधिकारियों को एक सीमा के अंदर निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। जैसे माल उधार बेचा जा सकता है, यह एक नीति है, लेकिन किस ग्राहक को उधार माल देना है और किसको नहीं, ये सेल्स मैनेजर को देखना होता है। यानी यहां उसे अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। दूसरी ओर नियम जो है वो स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं और नियम के आगे विवेक की जरूरत नहीं होती। जैसे उधार विक्रय से 10 दिन में उधार वसूल ना होने पर एक निश्चित दर से ब्याज लगेगा। यह एक नियम है और सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगा। तो नियम और कार्याविधि में भी अंतर होता है। नियम ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कार्यविधियां एक विशेष क्रिया को पूरा करने का क्रम निश्चित करती हैं। जैसे उधार विक्रय से 10 दिन के अंदर भुगतान प्राप्त हो जाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, यह नियम है। और 10 दिन के बाद रुपया वसूल करने के लिए पत्र लिखना, टेलीफोन करना या व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना, संपर्क स्थापित करना, ये कार्याविधि है। और ये जो सारी कार्यवाही हुई ये कार्यविधि हुई जिसके द्वारा उधार वसूली की क्रिया को पूरा किया जाता है। देन द 7th पॉइंट इन द दिस हायरार्की इज कार्यक्रम, प्रोग्राम। प्रोग्राम से मतलब रहता है किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपभोग विस्तृत योजना जो ये निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा। अब यहां पर जैसे आपको मालूम है कि कार्यक्रम जब किसी संस्था में उत्पादन चल रहा है तो उत्पादन कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम है, प्रबंध विकास कार्यक्रम है। ये उत्पादन कार्यक्रम बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने से लेकर माल को तैयार करने एवं उन सभी क्रियाओं में जो कच्चे माल से लेकर तैयार करने तक की जा रही हैं, कैसे, कौन, कब में परिभाषित कर दिया जाता है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है जिसके लिए कार्यक्रम बनाया जाता है तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अन्य शब्दों में हर नए काम के लिए नया कार्यक्रम तय होता है। तो आखिरी बिंदु जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे हायरार्की ऑफ प्लान्स में, दैट इज बजट। अब बजट जो है वो इच्छित परिणामों में गणनात्मक विवरण होते हैं और ये भावी कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना से संबंधित हैं। बजट्स रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान्स ऑफ एक्शन। यहाँ पर विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमानित धन, सामग्री, समय व अन्य साधनों का ब्यौरा होता है। एक उदाहरण लेते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में इस बारे में अनुमानित आंकड़े दिए जाते हैं कि किस किस तरह का माल कितनी कितनी मात्रा में कब कब खरीदा जाएगा
और उस पर कितनी लागत आएगी। इसी प्रकार अन्य विभागों के बजट भी तैयार किए जाते हैं। तो बजट जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि बिना रुपये के कोई काम यहाँ पर संभव नहीं होता। तो ड्यूरिंग दिस entire discussion in unit 4 in planning and types of plans, many things were discussed, and finally from the examination point of view, let me quote some questions, the very important ones. Let me discuss. The first one is, you may note down please, नियोजन प्रभावी प्रबंध के लिए क्यों आवश्यक है? 6 कारण दीजिए। नियोजन प्रभावी प्रबंध के लिए क्यों आवश्यक है? 6 कारण दीजिए। Why is planning necessary for effective management? Give 6 reasons. Then another one which is important from examination point of view or otherwise, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। Explain the various steps in planning process. Next one, the last one. नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। Inverted commas begins, inverted comma close. नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, within the inverted commas. किन्हीं 6 बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 6 बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट कीजिए। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट इज in inverted commas. Explain by giving any 6 points. That's all for the day, and we'll see you in the next topic, that will be unit 5. Till then, goodbye, stay home and stay safe.